हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 8.6 को। 4 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे और 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण मिला है और एक भुजा मिली है, दोनों का योग मिला है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? अधिकतम। कब? जब इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 हो, यानी कर्ण और एक भुजा के बीच का कोण π/3 हो। उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो हमें मिला त्रिभुज की दो भुजाओं का योग कैसा है, दे दिया गया है। तो हमने त्रिभुज की दो भुजाओं को मान लिया। एक भुजा BC है जिसको हम आधार कह रहे हैं x, और एक भुजा AB है जो कि क्या है, लंब है। ये दोनों भुजाएं हैं। तो इन दोनों भुजाओं से हम कर्ण को निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। AC = √x² + y², लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का योग और उसका वर्गमूल। यदि BC और AC कर्ण के मध्य कोण थीटा हो, उसने कहा है एक भुजा और एक कर्ण, भुजा और कर्ण के मध्य का कोण है, वो है कोई, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? थीटा। थीटा को ज्ञात करेंगे, क्या वास्तव में π/3 है क्या वो? अब प्रश्न ये कहता है कि कर्ण और एक भुजा का योग है, वो दिया गया है यानी नियत है, इसलिए हमने एक P अचर राशि ले ली है जो एक भुजा और कर्ण के योग को प्रदर्शित करती है। भुजा x है और AC वो है √x² + y²। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे x लें, आप x के बजाय y भी ले सकते हैं। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो मैंने x भुजा के साथ में कोण बनाया है, इसलिए मैं इन दोनों भुजाओं को ले रहा हूं जिनके बीच कोण थीटा है। आप कहोगे कि सर हमें तो x नहीं लेना, हमें यहाँ y लेना है। तो आप BC की जगह AB भुजा लेना चाहते हैं, कर्ण और इस भुजा AB का योग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, आपको वहां y लिखना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। तो x आए चाहे y आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x और √x² + y², x का ट्रांसफर कर देंगे, P - x = √x² + y²। वर्ग करेंगे तो यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे और यहाँ रूट हट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा √p² - 2px। y मिल गया हमको p और x के पदों में। p तो अचर राशि है दिया गया योग, और x क्या है, एक भुजा है जिसे हम आधार कह रहे हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार BC और ऊंचाई यानी लंब AB, तो 1/2 xy। y का मान हमने निकाला था यहाँ पे समीकरण 1 में, वो हमने यहाँ पर रख दिया है। किससे निकाला है ये? 1 से। तो 1 से रखा हुआ मान है ये y का। हम रूट आ रहा है इसलिए इसका वर्ग कर देंगे ताकि डिफरेंशिएशन आसानी से हो। हमने इसका वर्ग किया तो इधर s² है हो गया। s² को हम क्या मान रहे हैं? z मान लेते हैं। तो z = s² और यहाँ से गुणा करेंगे तो p² x² / 4, और यहाँ गुणा करेंगे तो 4 और 2 कट जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष। x² का 2x बनेगा, 2 से 4 कट जाएगा। यहाँ x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, बाकी अचर पद है। इसे 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पर px/2 कॉमन है दोनों ही पदों में, यहाँ से बचेगा 1 भी और यहाँ से बच जाएगा 3x। तो यहाँ इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो मिलेगा x = 0, और दूसरे वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान मिलेगा p/3। अब वापस हम इक्वेशन 2 पर आते हैं। इक्वेशन 2 का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ x का तो हो जाएगा 1 और क्या बचेगा p² / 2, तो ये हो गया p² / 2। इस वाले में करेंगे x² का डिफरेंशिएशन तो 2x बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3px, तो ये 3px रहा। ठीक, अब x = p/3 के ऊपर हम d²z/dx² का मान निकालेंगे। रख दिया हमने यहाँ पर x की जगह पर p/3, 3 से 3 कट जाएगा, p² / 2 में से p² को घटाएंगे तो आधे में से माइनस का 1 घटाएंगे, माइनस का आधा रह जाएगा, और माइनस का इसलिए <0 है। हमने 0 पे जांच नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जब आधार ही 0 हो जाएगा तो त्रिभुज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यहाँ ये मान हमारे पास <0 आया। हमने समझाया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब भी <0 हो तो उस बिंदु पर फलन अधिकतम होता है, तो यहाँ भी ये क्षेत्रफल अधिकतम होगा।
अब क्षेत्रफल अधिकतम है तो हम समीकरण 1 से y को भी निकाल लेते हैं। x तो पता है p/3 है, तो x का मान उठा के y में रख देते हैं जो समीकरण 1 में है, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने पर आपके पास यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 3p² माइनस का 2p² यानी p²/3 रह जाएगा। वर्गमूल लिया p/√3। y एक भुजा को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नहीं होगा इसलिए पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। अब पूछा गया था कोण निकाल सकते हैं जब हमें x और y दोनों ज्ञात है, तो x और y में लंब और आधार में संबंध tan का होता है इसलिए मैंने tan थीटा लिखा। तो tan थीटा बराबर y/x, y का मान ये x का मान, यहाँ पे p से p कट जाएगा, 3 ऊपर आएगा, √3 नीचे, 3 में √3 का भाग देंगे, √3 आएगा। √3 को टेबल में देखते हैं तो tan π/3 का मान है। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा π/3। तो ये मिल गया हमको कि क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा, जब दी गई भुजा और कर्ण के बीच में जो कोण थीटा है वो π/3 होगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए प्रश्न नंबर 6 को कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर a त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 6√3a होगा। त्रिभुज के अंदर एक a त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है, त्रिज्या के लिए वृत्त के लिए त्रिज्या दे दी गई, इसका मतलब वृत्त तो नियत है, उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो एक ऐसा वृत्त बनाया हुआ है जिसमें a त्रिज्या है और ये त्रिभुज बना हुआ है जो इसको टच कर रहा है। आगे हम लेके चल रहे हैं ABC त्रिभुज जो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और हमने यहाँ पे इस वृत्त का केंद्र प्राप्त करने के लिए इस कोण का समद्वि भाजन किया है, इसका भी समद्वि भाजन किया है और उसका भी समद्वि भाजन किया है। तो कोण समद्वि भाजक जहां भी काटेंगे वो वृत्त का केंद्र होगा, क्योंकि अंतःवृत्त का केंद्र है वो कोण समद्वि भाजकों का संगामी बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हाफ एंगल है, आधे आधे कोण है, जितना इधर है उतना ही ऊपर भी है। मैंने नीचे वाले को थीटा माना, ऊपर वाला भी थीटा ही होगा, वैसे नीचे वाला थीटा है ऐसे यहाँ भी ऊपर वाला थीटा होगा। अब आप कहोगे सर जी दोनों समान क्यों है? बिल्कुल समान है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। समबाहु है तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी। BC की बात नहीं कर रहा हूँ, AB और AC बराबर हैं, तो ये दो भुजाएं तीसरी भुजा से समान कोण बनाएंगी, जितने का ये बनेगा उतने का ये बनेगा। हम कह रहे हैं कोण समद्विभाजक है तो ये दोनों भी कैसे होंगे, आधे आधे बराबर होंगे। यदि ये थीटा का है आधा तो ये भी आधा थीटा का ही होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर हम इस चीज के लिए नहीं कह रहे, इन दोनों में तो खैर तुलना है दोनों में कि दोनों एक साथ हैं। हाँ, ये दोनों एक साथ हैं, वहां की भी हमारे लिए बात हो सकती है। तो ये इस वाली कंडीशंस के लिए कर रहे हैं, तो ये थीटा और ये थीटा है, ऊपर वाला भी थीटा होगा और यहाँ भी थीटा होगा। ये तो ये टोटल होगा भी 2 थीटा का और टोटल C होगा 2 थीटा का। अब आ जाइए, यहाँ ये जो कोण है ये 90 में से, ये मैंने इस केंद्र अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं के ऊपर लंब डाल दिए, OD OE और OF। ये लंब डाले गए ताकि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या काम आ सके। अब हमें वृत्त की त्रिज्या A ज्ञात है, तो OBD जो त्रिभुज है इसमें ये कोण कितने का होगा, 90 में से थीटा घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो ये कोण 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। लिख रखा है मैंने BOD कितने का होगा, 90 माइनस थीटा का होगा। आगे ऐसे ही इधर भी होगा, ये भी 90 माइनस 2 थीटा का होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों की सहायता से इन भुजाओं के इन टुकड़ों को हम ज्ञात कर लेंगे। ये भुजाओं के जो भी टुकड़े आएंगे वो समान होंगे। देखो ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं तो ये दोनों बराबर होंगी। ऐसे ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ ये दोनों भी बराबर होंगी, स्पर्शरेखाएं हैं, और ऐसे ही ये दोनों भी बराबर होंगी। तो हमें 3 मान निकालने हैं, ये निकाल देंगे तो ये भी मिल जाएगा, इसे निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसको निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ABC में A त्रिज्या का एक अंतःवृत्त बना है, चित्र हमने बना रखा है। तो इसमें OD OF और OE लंब डालने पर वृत्त की क्या बन गई है, त्रिज्या A बन गई है। ठीक, फिर हमने ये भी बता दिया OBD और OBO को हमने थीटा कोण माना है, तो इधर वाले भी अपने आप ही थीटा के हो जाएंगे। कारण बता दिया, दोनों भुजाएं समान हैं तो समान ही कोण बनाएंगी। और BOD के बारे में हमने बता दिया, ये 90 का है, थीटा का है, तो बचा हुआ ये कोण कितने का होगा, 90 माइनस थीटा का होगा। अब हम त्रिभुज पे आ जाते हैं, किसमें, OBD में या BOD में। BOD इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो इस कोण के सापेक्ष ये तो है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार में संबंध हमें क्या चाहिए कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए हम मान निकालें
वो तो 90 माइनस थीटा का है और ये वाला थीटा का है। हम इस कोण के सापेक्ष निकाल दें मान तो क्या मिलेगा, इस कोण के लिए आधार है और ये क्या है, लंब है। तो आधार और लंब में संबंध किसका होता है, कोट का। तो कोट थीटा बराबर BD बटे OD, आधार बटे लंब। OD का मान A है, A को इधर गुणा कर देंगे A से, तो कोट थीटा से, तो BD हो जाएगा A कोट थीटा। और जितना BD है उतना ही BF है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ऐसे ही इस वाले में आएंगे, सेम यही पैटर्न चलेगा। कोट में आएगा मान, सब कुछ वैसा ही होगा। तो DC और CE ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे A कोट थीटा के रूप में। ये भी A कोट थीटा है, ये भी A कोट थीटा है। अब हम कोण B की बात करें तो एक बता रहे थे 2 थीटा का है, कोण CB कितने का है, 2 थीटा का है। हम A को निकालना चाहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। A को निकाल देंगे 180 माइनस B माइनस C, तो 180 माइनस में B माइनस C, 2 थीटा माइनस 2 थीटा, 4 थीटा माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमें चाहिए आधा कोण, A का आधा, ये आधे आधे बटे हुए हैं क्योंकि हमने कहा ये कोण संधिभाजक खींचे हुए हैं OA OB OC, तो ये आधे आधे बटेंगे। तो हमने A का आधा कर दिया, जिसको हम FAO कह सकते हैं और EAO कह सकते हैं। FAO इधर वाला होगा और EAO इधर वाला होगा। ये कितने होंगे, इसका आधा कर दीजिए, 180 का आधा 90 और 4 थीटा का आधा 2 थीटा। ठीक है। अब AFO में या AEO में, इन दो त्रिभुजों में से किसी एक को ले लीजिए। मैंने लिखा AFO की बात की क्योंकि दोनों में ये भाग बराबर ही आएंगे, इसलिए मैं AFO की बात कर रहा हूं। AFO में ये कोण पता है हमें 90 माइनस 2 थीटा का है। इस कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में वही बात आ गई है, संबंध, ये आधार और ये लंब। आधार ज्ञात करना है तो आधार बटे लंब होता है कोट। तो मैंने इसको लिख दिया AF बटे OF बराबर कोट। कोण था 90 माइनस 2 थीटा, तो कोट 90 माइनस 2 थीटा किस में बदलेगा, tan 2 थीटा में। ठीक है, पूरा कोणों के रूप में संबंध है ये। और OF का मान A है, A से गुणा कर देंगे तो AF का मान हमें मिला A tan 2 थीटा, और वही मान किसका है, AE का भी है इधर का। अब हम त्रिभुज ABC के परिमाप पे आते हैं। परिमाप क्या होगा, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, BD, फिर लिखेंगे DC को, फिर लिखेंगे CE को, फिर लिखेंगे हम AE को, उसके बाद AF को, सबके लास्ट में BF को। तो मैंने लिखा है BD DC CE AE AF और BF। इसमें 4 मान BD DC CE और BF, ये 4 हैं, वो एक समान है। यहाँ लिखा हुआ है A कोट थीटा, और दूसरा भी हमारे पास यहाँ आया था A कोट थीटा। तो ये 4 समान है, तो चारों जुड़ करके 4 A कोट थीटा हो जाएंगे। और ये दो एक जैसे हैं, AE और AF, ये जुड़ के दुगने हो जाएंगे 2A tan थीटा। A tan थीटा एक का मान है, दोनों का 2A tan थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। P अपॉन D थीटा को हम 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस का पद है, इसका पक्षांतरण हो जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 वैसे कट जाएंगे, समान है। ये सेक स्क्वायर है, इधर कोसेक स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे तो सेक 2 थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक को हम 1 बटे कोस 2 थीटा कह सकते हैं, और कोसेक को 1 बटे साइन थीटा कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, उल्टा कर दें इसको तो कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा बन जाएगा। आगे हम इसे हल करेंगे, इसलिए कुछ मिटाएंगे, सवाल यहीं खत्म नहीं हो रहा है, अभी और भी है, हमें सेकंड डिफरेंशिएशन वगैरह की भी जानकारी करनी है। तो आप फिलहाल यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं बात। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास मान आया था cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हम cos 2 थीटा और साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा। दोनों को एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल दिया है। दोनों समान है तो कोण भी समान होंगे। 2 थीटा इक्वल टू π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को इधर ले जाएंगे तो 3 थीटा इक्वल टू π/2 बनेगा। 3 का भाग दे देंगे, थीटा इक्वल टू π/6, हमारे पास एक चरम बिंदु आ जाएगा। अब हम वापस लौटते हैं 2 पर, हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो माइनस का 4a है और कोसेक स्क्वायर है, पहले घात नियम लगेगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएंगे माइनस के 8a कोसेक थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा का करेंगे तो माइनस का कोसेक थीटा कोट थीटा बन जाएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे सेक स्क्वायर के ऊपर, तो हम सेक स्क्वायर 2 थीटा का करना चाहेंगे तो यहाँ पे गुणा होगा इधर, तो कितने हो जाएंगे 8a, कितने हो जाएंगे 8a, और सेक 2 थीटा, आगे सेक 2 थीटा का और करेंगे तो सेक 2 थीटा tan 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हो गई है, सेक 2 थीटा और ये भी सेक
2 थीटा और tan 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है, हमने थीटा लिखा था, ठीक है। और 2 थीटा का भी करेंगे तो 2 भी मिलेगा, तो ये 8 दूनी 16 ए हो जाएगा। ये हमारे पास मान आ गया डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर का, ठीक है। यहां भी 2 थीटा है और यहां भी 2 थीटा है। अब हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 को यहां पे रखेंगे इस वाले मान में, सेकेंड डिफरेंशिएशन में। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम इसको पुट करेंगे तो ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान धनात्मक होगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो यहां रखने पे धनात्मक मिलेगा, यहां भी धनात्मक मिलेगा। यहां पर दुगने हो जाएंगे कोण, 30 का दुगना 60, तो भी न्यून कोण है, और न्यून कोण के लिए मान धनात्मक ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी मान धनात्मक होते हैं। तो सारे मान धनात्मक होंगे, आप रख करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता करना है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो दिए गए बिंदु के ऊपर या जो चरम बिंदु है उस पर त्रिभुज का परिमाप कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ये निम्निष्ठ बिंदु है, इसलिए त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे 1 से, क्या है 4a कोट थीटा प्लस में 2a tan 2 थीटा। तो 4a कोट थीटा की जगह पाई बाई 6, 2a tan 2 थीटा की जगह पाई बाई 6, 2 से काटेंगे 6 को, 3 आ जाएंगे तो पाई बाई 3। कोट पाई बाई 6 का मान √3 होता है और tan पाई बाई 3 का मान √3 होता है। 4 और 2 6 हो गए और √3, तो ये 6 √3 हमारे पास क्या आ गया है, परिमाप आ गया है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े फिर प्रश्न नंबर 7 को देखें। हम कहता है यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के किसी बिंदु P पर अभिलंब खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी कितनी है, a माइनस बी है। देखिए दीर्घवृत्त के कुछ प्राचल बिंदु हम लेते हैं, बिंदु उसने दिया है नहीं, इसलिए हम कैसा लेंगे, प्राचल बिंदु लेंगे, जो कहीं भी हो सकता है चर बिंदु के रूप में। तो एक प्राचल बिंदु a cos थीटा b sin थीटा लिया हमने, ठीक है, यही होता है प्राचल बिंदु। 11th क्लास में हमने निकालना भी बताया प्राचल बिंदु क्या होता है, तो a cos थीटा b sin थीटा होता है। पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाले हम, स्पर्श रेखा का x1 y1 किसी बिंदु हो, कोई बिंदु हो, तो उस पर दीर्घवृत्त स्पर्श रेखा का समीकरण है वो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो x1 की जगह पर a cos थीटा, y1 की जगह पर b sin थीटा पुट कर देंगे हम, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। स्पर्श रेखा के समीकरण से हम स्पर्श रेखा की ढाल निकाल देंगे, ठीक है। माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक है cos थीटा बटे a और y का गुणांक है sin थीटा बटे b, ठीक है। बटे में a बटे में b, b कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा b बाई ए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, b बाई ए कोस बटे साइन एज इट इज है, ठीक है। अभिलंब की ढाल क्या होती है, स्पर्श रेखा की ढाल का ऋणात्मक व्युत्क्रम, तो चिन्ह बदलेंगे प्लस का हो जाएगा और इसको उल्टा पलट देंगे, a sin थीटा अंश में आ जाएगा और एक b cos थीटा है वो हर में रह जाएगा। ये अभिलंब की ढाल है, बिंदु हमको ज्ञात है, इस बिंदु पर हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से, ये m है यानी ढाल है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से साइन का नीचे भाग दे रहे हैं, इस b को इधर गुणा कर रहे हैं, बचेगा क्या a cos थीटा ये रहा, और गुणा में a माइनस वो x माइनस a cos थीटा, यहाँ भाग देंगे साइन का, तो ये क्या हो जाएगा b वाई साइन थीटा, और इसमें देंगे साइन से साइन कट जाएगा, b गुणा b माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी दीजिए a cos ax में cos का भाग देंगे तो ax sec बन जाएगा, तो ax sec थीटा, और cos थीटा में यहाँ पे भाग देंगे, cos से cos कट जाएगा, a गुणा माइनस a तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम इस पद को तो ला रहे हैं इधर और इसको ले जा रहे हैं उधर, ये पद इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। पर मैंने पदों को उल्टा लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उधर लिखा जाना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समीकरण वही रहेगी, ऐसा तो नहीं पक्ष बदलने से समीकरण बदल जाएगी। तो ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण आ गया। ये तो बात थी अभिलंब के समीकरण की, उसने कहा अभिलंब खींचा गया और हमने उस खींचे गए अभिलंब का समीकरण प्राप्त किया अभी तक, ठीक है। अभी केवल अभिलंब का समीकरण मिला है, यानी हम प्रश्न पर आए हैं। अब क्या कहता है कि अभिलंब की दीर्घवृत्त के केंद्र से दूरी निकालनी है, वो भी अधिकतम। तो अभिलंब के दीर्घवृत्त के केंद्र से दूरी, ये जो अभिलंब है और दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, जो रूप आपको मिला है इसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 है।
तो केंद्र 0 0 से दूरी ज्ञात करेंगे अभिलंब के समीकरण की, तो इसको सामान्य रूप में लिखेंगे, इस वाले पद को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर इस पूरी समीकरण में हम क्या रखेंगे, केंद्र के निर्देशांक रखेंगे 0 0 x और y की जगह, तो x और y वाले पद तो 0 हो जाएंगे और ये वाला पद एज इट इज रह जाएगा। बटे में क्या आता है दूरी के रूप में, बटे x के गुणांक का वर्ग प्लस में y के गुणांक का वर्ग, उस पूरे के योग का वर्गमूल। तो x का जो गुणांक है वो है a sec थीटा, उसका वर्ग है, y का जो गुणांक है माइनस का b कोसेक थीटा, ये उसका सॉरी यहाँ पर कोसेक आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों के योग का रूट है, ये आपके पास दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने 11th क्लास में पढ़ा है, एक रेखा के एक बिंदु से दूरी ज्ञात करने का। तो फिलहाल यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूरी के रूप में ये मान आया था, हम इस पे मोड़ लेंगे तो ऊपर वाला भाग पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले में रूट की वजह से लगा हुआ है तो उस पर मोड़ है, तो हमने पॉजिटिव ही लिखा है, इससे वैल्यूज को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यूज है इसमें अंश पे तो कोई मान डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है नीचे थीटा वाले पद पे। तो 1/रूट में जो मान है, यदि ये आपके पास अधिकतम है 1/, वाला, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया है, इसका वर्ग करके इसको z मान लिया है कि ये जब न्यूनतम होगा उसके लिए कंडीशंस निकाल लेते हैं। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। ठीक है, a स्क्वायर एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले घात नियम लगेगा, 2 गुणा में चला जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा। फिर यहाँ सेम ऐसा यहाँ भी हो गया है, b स्क्वायर एज इट इज है, कोसेक स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 कोसेक थीटा आएगा, तो 2 और कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक कोट, तो माइनस का चिन्ह हमने बाहर लगा दिया है, यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ गया है। अब इस संख्या को हम 0 के बराबर पुट करेंगे और 0 के बराबर रख करके हम टेन थीटा या थीटा का मान निकालेंगे, तो 10⁴ थीटा का मान है वो b स्क्वायर बटे a स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, क्या क्या किया गया है, यहाँ पे 2 से 2 काट दिया हमने, और यहाँ पे जो सेक था उसको 1/कोस स्क्वायर लिख दिया, यहाँ कोसेक था उसको 1/साइन स्क्वायर लिखा है, फिर साइन को यहाँ गुणा कर दिया, कोट का भाग दे दिया, तो टेन साइन स्क्वायर कोट और कोस स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर का इधर भाग दे दिया है b स्क्वायर में, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बनता है, और एक कोट अंश में आएगा तो वो भी 10 बनेगा, तो ये 4 हो गए 10, 1 2 और 1 कितने बने 4, तो घाते जुड़ के 4 हो जाएंगे। वर्गमूल लेंगे, टेन स्क्वायर बराबर b/a, टेन थीटा बराबर रूट b/a हो जाएगा। समीकरण जो 2 थी उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब आप इन सभी में स्टेप्स पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ 10 का डिफ्रेंशिएशन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ ये आपके पास कोट का डिफ्रेंशिएशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोसेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है। ये सारे मान हैं, ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस से गुणा होके प्लस होगा, यहाँ भी माइनस और माइनस से गुणा होके प्लस होगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे। अब बात करते हैं तो सभी में स्क्वायर भी है, सेक स्क्वायर, टेन और टेन गुणा होके टेन स्क्वायर, सेक और सेक गुणा होके सेक स्क्वायर, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर, कोट और कोट गुणा होके कोट स्क्वायर, और कोसेक गुणा होके कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर ये मान है। तो टेन और कोट तो एक जैसे ही मान है, उल्टे कर देंगे, b/a है तो कोट में a/b हो जाएगा, और सेक स्क्वायर की जगह 1 + टेन स्क्वायर लिखा जा सकता है। हालांकि इसका लिखेंगे तो एक बड़ा मान आएगा बेवजह, पर मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए, क्योंकि हमें तो केवल चिन्ह का पता करना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और जब हमें स्क्वायर में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन ही नहीं होगा कहीं, तो वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जब पॉजिटिव वैल्यूज आएगी तो ग्रेटर देन 0 कहलाएगी। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहते हैं उस बिंदु पे फलन कैसा होता है, निम्निष्ट होता है। तो इस कंडीशन में z कैसा होगा, न्यूनतम होगा, और जब z न्यूनतम होगा तो ये वैल्यूज या कहें तो d कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो हमें tan थीटा इक्वल टू रूट b/a के ऊपर d है वो अधिकतम मिलेगा। अब हम उस d को निकालना चाहेंगे। ठीक है, ये यहां तक ही है, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हमको पता लगा tan² b/a के ऊपर हमारे पास d है वो अधिकतम हो गई दूरी।
तो समीकरण 1 में हम tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाई ए रख देंगे, तो अधिकतम दूरी d बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, ये हमारे पास d था समीकरण 1 में, ये सेक में और कोसेक में है, हमारे पास मान tan में है, तो हम सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, कोसेक की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखेंगे। फिर tan स्क्वायर का मान b बाई ए है, वो पुट कर देंगे, तो कोट स्क्वायर का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा a बाई बी। हम यहाँ लघुत्तम लेंगे, यहाँ भी लघुत्तम लेंगे, यहाँ a आएगा, यहाँ पर b आएगा, ठीक है। a से बाहर वाला ये a स्क्वायर है वो कट जाएगा, इस नीचे वाले b से बाहर b स्क्वायर है उसका एक b कट जाएगा, एक b यहाँ पर रहेगा और एक a यहाँ पर रह जाएगा। a प्लस बी कॉमन है, यहाँ से a और यहाँ से b बचेगा, तो a प्लस बी दो गुणनखंड बन जाएंगे, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी से a प्लस बी अंश का कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड किए हैं तो a गुणनखंड कट गया, a माइनस बी रह गया, तो ये अधिकतम दूरी हमें मिली वो है a माइनस बी। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज पूरी होती है। क्वेश्चंस बहुत लेंथी था, एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए है, मानसिक रूप से आपका दिमाग विकसित हो, इसीलिए ये क्वेश्चंस डाले गए हैं। ऐसा पेपर में आने लायक क्वेश्चंस है नहीं, तो आप देख लीजिए, आपको ठीक लगता है तो बिल्कुल कीजिए। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली 8 की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय।